गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं दिनेश, आपका एसएसटी का एजुकेटर। आपको एसएसटी पढ़ाता हूं और हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम 700 एमसीक्यूज करने वाले हैं। और उसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं 2021-22 का सैम्पल पेपर और उसका अच्छे से सोल्यूशन करेंगे, सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये हैं आपके टर्म एंड कंडीशंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 टर्म 1 क्लास 10th। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन ब्रेन? ऑप्शन ए गुसेप्पे गैरिबोल्डी, ऑप्शन बी गुसेप्पे मैजिनी, ऑप्शन सी काउंट केवोर, ऑप्शन डी ओटो वन बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो आपका सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुसेप्पे मैजिनी। ऑप्शन नंबर बी गुसेप्पे मैजिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707? ठीक है, तो कौन सा था रिजल्ट इसका? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का रिजल्ट कौन सा था? ऑप्शन ए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑप्शन बी यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ऑप्शन डी यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। तो कौन सा क्या रिजल्ट था यूनियन 1707 का? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है अपने सामने। आइडेंटिफाई, इनमें से आइडेंटिफाई करना है हमें। क्या आइडेंटिफाई करना देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिगार्ड्स टू द जोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जोल्वेरिन के बारे में हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है इट वॉज ए कोएलिशन ऑफ पर्शियन स्टेट फॉर्म टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंस। ऑप्शन नंबर बी है इट्स एम वॉज टू बाइंड द पर्सिया पॉलिटिकली इन एन एसोसिएशन एंड ऑप्शन नंबर सी है इट वॉज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएट। ऑप्शन नंबर सी है इट वॉज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। ऑप्शन नंबर डी है इट हेल्प्स टू अवेकन एंड राइज नेशनल सेंटिमेंट इन यूरोप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा इट वाज ए कस्टम यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इट वाज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इट वाज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इन्वॉल्व्ड इन the three wars with Persia and ended with victory and unification of Germany? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया पोलैंड एंड फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया टर्की एंड फ्रांस एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइडेंटिफाई, इनमें से आइडेंटिफाई करना है द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रोमानिटिज्म, ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी सोशलिज्म, ऑप्शन नंबर डी रैशनलिज्म। तो कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 चूज द करेक्ट मैच एयर पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दैट आर ग्रोन इन। तो ग्राउंडनट असम में होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी टी गुजरात में होती है, ऑप्शन नंबर सी कॉफी कर्नाटका में होती है एंड ऑप्शन नंबर डी शुगर केन छत्तीसगढ़ में होता है। तो आप सबको पता है, आपको सबको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कॉफी कर्नाटका सही है, बाकी सब गलत है। टी आसाम में होती है, ग्राउंडनट गुजरात में होती है और शुगर केन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, एक भूमि का टुकड़ा जो 1 से 5 साल के बीच में खाली छोड़ दिया जाए, जिसपे कोई कृषि ना की जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बैरन लैंड, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट लैंड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेजिंग लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी फॉलो लैंड। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी फोलोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ्रेंसेज वाज convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992। ठीक है, तो कौन सी सबमिट हुई थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1992 में? ऑप्शन नंबर ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट एंड ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड समिट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया हैज लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिक एस्पेक्ट। कौन सा है ऐसा इंडिया का क्षेत्र? तो वो है माउंटेन क्षेत्र। इधर ही हमारी जो रिवर्स बहती हैं, ठीक है, यहीं पर टूरिज्म का काफ़ी विकास हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर सी शेल्टर बेल्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है प्लॉगिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्ट मेजोरिटिज्म इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बता दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आगे आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड्स एथनिक कल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है रिस्ट्रिक्ट्स सप्रेमेसी ऑफ वन पार्टी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, आइडेंटिफाई दीज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी गवर्नमेंट और ऑप्शन नंबर डी है लिबरल गवर्नमेंट। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका तो राइट आंसर आपको पता ही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी यूएसए एंड ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमोंग different organs and government call as horizontal distribution of power, identify the correct reason। Option number A it gives judiciary more power than legislature and executive, option number B it allows different organ of government to the place at the same level, option number C it gives representation to different ideologies at political level, option number D है it influence and coordinates in the decision making process। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 16 इट इन इंडियाज federal system the central and the state government have the power of legislate on all those subjects who are included in these on the
ऑप्शन नंबर ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा इंडिया के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कौन सी लिस्ट में आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आएगा कंकरेंट लिस्ट में, जिसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड होगा, या ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? इनमें से कौन सा एक उदाहरण है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक, जो अपना प्राथमिक क्रिया का जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, वो उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बेकिंग, ऑप्शन बी आउटसोर्सिंग, ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग एंड ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। तो कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग। कृषि ही हमारी प्राथमिक क्रिया में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल, दोबारा से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेचर पीपल्स population in the which of the following measures the proportion of literate population in the 7 and above age group? तो क्या है इसमें से कौन सा प्रोपोर्शन है? ऑप्शन नंबर ए नेट अटेंडेंस रेशियो, ऑप्शन नंबर बी एनरोलमेंट रेट, ऑप्शन नंबर सी लिटरेसी रेट, ऑप्शन नंबर डी ड्रॉप आउट रेशियो। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिटरेसी रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 20वां क्वेश्चन आ चुका है अपने इस क्लास का। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर सॉल्व होगा इसमें, तो कहीं जाना मत, यहीं पे बैठे रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम का सही में मायने क्या होते हैं एवरेज इनकम के? ऑप्शन ए द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय the total income of country divided by its earning population, option number B है the total income of the country divided by its total population, option number C है the total income of the residents of country, and option number D है the total income from the domestic and foreign sources। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर मैं दे देता हूं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? HDI को कौन सा मतलब क्या, कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्सिक्यूज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर ए ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑप्शन ए
डेली वेजेस लेबरर वर्क फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर बी एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ऑप्शन नंबर सी है ए क्लीनिंग स्टाफ इन ए प्राइवेट स्कूल। एंड ऑप्शन नंबर डी है ए टेलर स्टिचिंग क्लॉथ एट होम। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए अपने साथ साथ में। जो वीडियो देख रहा है बच्चा, तो इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर बी एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, एक इंजीनियर जो जिसको सभी बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी जॉब के। ठीक है, इसका राइट आंसर यह होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टेट ए गारंटी ऑफ मिनिमम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज 100 days ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट वुड हैव टू पे द compensation in lieu of these days. Option number B, provide another scheme for the same. Option number C, pay at least 1/3 percent allowance. Option number D है provide health care as compensation. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भी अगर किसी बंदे को हम पूरा काम प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे तो जितना हमने वादा कर रखा है उसके बाकी बचे पैसों को पूरा पैसे देने पड़ेंगे, पूरा कंपनसेशन करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25वां है, आपको एक तस्वीर दिख रही है साथ में। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद रोमांटिक इरा एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। आइडेंटिफाई इट्स नेम फ्रॉम अलोंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इस तस्वीर में जो ये देवी जी खड़ी हैं, हाथ में तलवार लिए, ठीक है, और एक फ्लैग लिए, सिर पे बबूल के पत्तों का ताज पहने हुए, कौन है ये महारानी, कौन है ये देवी जी, बताइए। तो इन देवी जी का नाम है, आप सबको आपने पढ़ा होगा, पहले लेसन में ही है, हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में। ये देवी जी है जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, इसी का अगला पार्ट, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो मतलब जिनको विजुअली दिखाई नहीं देता या विजुअली हैंडीकैप्ट है, उन बच्चों के लिए है, वरना नॉर्मल बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन था, भी फोटो देख के वो बता सकते थे। ये विजुअली जो हैंडीकैप्ट बंदे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्शियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। ऑप्शन ए विलियम 1, ऑप्शन बी विलियम 2, ऑप्शन सी हेनरी 7th, ऑप्शन बी लुई 4th। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विलियम 1। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट है, द बाल्कन रीजन बिकम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, द रीजन कंप्रेस्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूड ग्रीक्स, सर्ब्स, मोन्टीनेग्रो एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर 3 है, ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है, मतलब कि ऑप्शन है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है ओनली 2, ऑप्शन डी है ओनली 1। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। कौन सा? द बाल्कन रीजन बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। पॉइंट दूसरा, द रीजन कंप्रेस्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूड ग्रीक्स, सर्ब्स, मोन्टीनेग्रो एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड द वेवर्स इन सेसिलिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्स्ट्रक्टर in 1845? Identify the appropriate reason from the following options. Option A, contractors did not pay their dues. Option B, contractor appointed few a high postage. Option C है contractor used government policies. Option D है contractor gave them loan on high interest. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, contractor did not pay their dues, इसीलिए किया गया था।
ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन। ऑप्शन ए है इन 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फॉट वार विद इंग्लिश पार्लियामेंट। ऑप्शन बी है द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। ऑप्शन नंबर सी है द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वार विद आयरलैंड एंड वेल्स। ऑप्शन नंबर डी है द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ मैनी रिवोल्ट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन आइडेंटिफाई, हमें एक मिट्टी पहचाननी है, नीचे दे गए कुछ पॉइंट ऑफ कुछ क्ल्यू दिए गए हैं, तो इन क्ल्यू को पढ़ के हमको मिट्टी के बारे में जानना है। तो पहला है डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 है लो इन ह्यूमस कंटेंट। ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 है फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो इस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है, वहाँ पे पहाड़ियाँ होगी तो वहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट, जो कि लीचिंग प्रोसेस से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन आ चुके हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन पुट टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को क्या माना जाता है? ठीक है, सौर ऊर्जा और टाइडल जो जवार ऊर्जा होती है, कौन सी एनर्जियाँ होती है ये आपको तो पता ही होगा। ये एनर्जियाँ होती है रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पॉइंट नंबर 1, इट is a good for democracy. Point number 2, it creates harmony in different groups. Point number 3, it brings transparency in governance. And point number 4 है it brings socio-political competition among parties. तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 and 3। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 and 4। ऑप्शन नंबर सी है 1, 3 and 4। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 and 4। तो इसका राइट आंसर है ऊपर के 3 पॉइंट जो 1, 2 and 3 है वही राइट है। ठीक है, नीचे का पॉइंट, चौथा पॉइंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन अनएम्पायर इन ए फेडरल नेशन। अंपायर ए इन ए फेडरल नेशन। ऑप्शन नंबर ए, जुडिशरी रूल्स ओवर सेंट्रल एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी है सेंटर एंड जुडिशरी वर्क्स कोलेक्टिवली। ऑप्शन नंबर सी है कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी है कोर्ट यूज द पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट यूज द पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 33rd. Two statements are given in the question below. Option A, assertion and option B, reason. Read the statement and choose the appropriate option. Assertion है Sri Lanka adopt Sinhala as the only official language of the state. Reason है the government of Sri Lanka wanted to foster their culture, language and religions. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34th। मैच द फॉलोइंग आइटम गिव इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी इनको मिलाना है अपने को। ठीक है, पहले कॉलम में दे रखा है अपने को कुछ
सेवाएं दूसरे कॉलम में हमें दे रखा है भी ये कौन कौन से लिस्ट के अंडर आती है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, या अपने यूनियन लिस्ट में आती है, या रजिस्ट्री सब्जेक्ट्स में आती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके साथ आती है, ये रेजिडरी सब्जेक्ट में आती है। ठीक है, और पुलिस स्टेट लिस्ट है। ऑप्शन ये पॉइंट नंबर 3 है एजुकेशन आता है कंकरेंट लिस्ट में, ये स्टेट के अंडर भी होता है और नेशन के अंडर भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 है डिफेंस यूनियन लिस्ट, यानी कि ये नेशन के अंडर होता है, इसमें स्टेट का कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस इन हाउ मेनी लैंग्वेज एज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल कैन शी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 8th लिस्ट में हमें हमारी लैंग्वेजेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th लिस्ट में हमें क्या मिलता है, हमारी लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, जो कि कितनी है, पूरी की पूरी 22 लैंग्वेजेज है। कितनी, पूरी की पूरी 22 लैंग्वेजेज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर ए पावर शेयर्ड बिटवीन central and state governments to local governments. Point number 2 it is called as a third tier of the government. Point number 3 है the state government are required to share some powers and revenue with them. तो ऑप्शन नंबर ए फेडरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी यूनिटरी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है यूनिटरी सिस्टम। तो कौन सा होगा आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वेसी फेडरल स्टेट। पॉइंट ए मोर पावर विद सेंटर, पॉइंट 2 रेजिडरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, पॉइंट 3 इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट, पॉइंट 4 करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर। तो क्या है इसका आंसर, बिल्कुल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा और चौथा राइट है, तीसरा गलत है। इक्वल सब्जेक्ट्स नहीं है दोनों की लिस्ट में, सेंटर के पास अलग है, स्टेट के पास अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है, पॉइंट नंबर थर्ड है इट इज इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर फोर्थ है द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज देयर अरेंजमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा पहली दो जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल राइट है। और पॉइंट नंबर 2 शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी सही है। बाकी दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर ए और पॉइंट नंबर 1 एंड 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन क्वेश्चन below as assertion and reasoning. Read the statement and choose the appropriate option. Option A assertion है human development mention how much socio-economic development has happened in a country, and option number reason है, reason इसका क्या है, comparison of national income of two countries explain human development index. Option A है both A and R are true and R is correct explanation of A. Option number B है both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option number C है A is true but R is false, और option number D है A is false but R is true. तो क्या होगा इसका राइट आंसर,
कमेंट में जल्दी से सभी बच्चे आंसर दे देना इस क्लास के ख़त्म होते ही, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन आर इसका रीजन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। क्या कुरियर टर्सरी सेक्टर है, क्या फिशरमैन सेकेंडरी सेक्टर है, क्या कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर है, क्या ट्रांसपोर्टर सेकेंडरी सेक्टर है। तो इनमें से एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कुरियर, कुरियर है वो एक टर्सरी सेक्टर है, वो एक सेवा क्षेत्र है, तृतीयक सेवा क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कुरियर टर्सरी सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक टेबल दी हुई है, ठीक है, जिसमें क्या है 3 कंट्रीज का कंपैरिजन कर रखा है, किसलिए, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2007 इन रुपीज में, ठीक है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। तो ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन है रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी हु गेट्स ट्रांसफर्ड फॉर डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस। शी हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनीवन आउट ऑफ द 3 countries mentioned in table above as her next job location. She calculate average income of all these countries as per the given data and choose to the transfer to country A. तो कंट्री ए में जाने का निश्चय रीटा ने क्यों लिया, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर विच रीटा हैज चूजन कंट्री ए। क्या कारण था भी रीजन उसने कंट्री ए को चूज किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वे इनकम का काफ़ी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है, गरीब के अमीर के पास और अधिक पैसा नहीं जा रहा और गरीब के पास भी कम नहीं जा रहा, दोनों इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 42 है विजय इज अंडर नरिश्ड एज हिज वेट इज 45 kgs एज एंड his height is 1.78 meter. Find out his body mass index BMI from the following option. Option number A 12.6, option B 13.5, option C 14.7 and option D 15.2। तो इसका राइट आंसर है, इसका बॉडी मास क्या होगा विजय का बॉडी मास होगा 12.6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, ए वुमन वर्क्स at a sweet shop in her village on a contract basis and get merged salary after working the entire day. She doesn't get any holiday or paid leave. Rather, her employer deduct her salary whenever she is absent from work. Find out which of the following sector she has working. तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे हमें उनको कोई पेड लीव नहीं मिलती, ठीक है, अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उनके पैसे भी काट लिए जाते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा द शेयर ऑफ different sector in employee percentage in India was primary sector 44%, secondary sector 25%, tertiary sector 31%. Out of the 3 sectors, why did the ratio of employment in primary sector high? Select the most suitable option for the following. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कर इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 statements are given in the question below as assertion and reasoning. Read the statement and choose the appropriate option. Option assertion है, crude oil reserve in the entire world are depleting. We need to find sustainable substitute for it. Reason है, oil and petrol prices are increases day by day. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर
true, but R is not correct explanation of A. Question number 46 है a man is employed on a food processing farm where he has to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employment is this an example? किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट है? तो जो उसके वाइफ और वो बच्ची है उनका एम्प्लॉयमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडर एम्प्लॉयमेंट होंगे वो, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए। और ये एक पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें से क्या इसको आपको रीड करना है और इसी के ब्याह पे आगे के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो पैराग्राफ आप रीड कर लेना, क्वेश्चन मैंने रीड करके क्वेश्चन के आंसर निकाल रखे हैं। तो क्वेश्चन के आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ग्रैम ब्रदर गिव द टेबल एज टेल्स ए रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोकलोरिक कैरेक्टर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, कलेक्शन enjoyed वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। ऑप्शन बी, इट बिकम ए मॉडल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैंटेसी टेल्स। ऑप्शन सी, इट फॉर्म द बेसिस for the science of the language. Option D, people easily accepted their written adventures tales। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द कलेक्शन enjoyed with distribution in Germany, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी contribution of Grimm brother was widespread. Identify the best suitable option depicting the same from the following. Option A, development of cities and towns. Option number B, setting up new political parties. Option number C, promotion of ethnic belongings. Option number D, emergence of socialist ideology। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्क ऑफ ग्रिम ब्रदर इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल ऑफ टू कलेक्ट टेल्स। दे बिलीव्ड इन ए स्पिरिट ऑफ ब्लैंक एंड कंसिडर्ड इट essential for the reflection of national identity। ऑप्शन ए, कल्चरलिज्म। ऑप्शन बी, कन्वर्टिज्म। ऑप्शन डी, एक्सट्रीमिज्म। ऑप्शन डी, लिबरलिज्म। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कल्चरलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन was considered as threat to the nation buildings। Select the best suitable option from the following in reference to the context। Option number A, exploitation of natural resources। Option B है erosion of native value and ethos। Option number C, violence and mass killing of people। Option number D, spread of new diseases in country। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है इरोजन एंड नेटिव वैल्यू ऑफ इथोस। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ वर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर विद रेफरेंस टू द अबोव कॉन्टेक्स्ट? इनफेर द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए, थ्रो द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, थ्रो द फीलिंग ऑफ ओननेस एंड यूरोपियन कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी, थ्रो द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स अलोंग नेशंस। ऑप्शन नंबर डी है, थ्रो द फीलिंग ऑफ कोहेरेंस इन ए रेफरेंस ऑफ मैनरिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रो द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स अमोंग नेशंस। क्वेश्चन नंबर 52, टू स्टेटमेंट्स गिवन, ठीक है, एक असैसन रीजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर असैसन्स है, regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissent। रीजन है
कंजर्वेटिव रिजिम वर ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन तो कौन सा होगा इसमें से सही? ठीक है, क्या आर असेसन है और क्या ए असेसन है और आर इसका रीजन है? बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए एंड आर दोनों ट्रू है और इसका आर इसका रीजन है, करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक और पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें इससे आगे जो क्वेश्चन आने वाले वो इस पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ था, एक पहले पैराग्राफ था, एक अब है। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, ये ज्योग्राफी बेस है। 53 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वन कैन इन्फेयर फ्रॉम अबव गिवन इंफॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट कोज? क्या इसका कोज है? ऑप्शन ए, फूड एंड फ्रूट crops are expensive in market. Option B, shift the multifarious crops according to demands. Option C, periodic scarcity of water in many regions. Option D, soil degradation and extensive green revolution. क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है सोयल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 54 क्वेश्चन नंबर 54 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने और इनमें से बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहला पॉइंट, पहली स्टेटमेंट, इंडियन फार्मर आर डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। दूसरा पॉइंट, दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सेरेल्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड, जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट। तो ऑप्शन है 1 एंड 2, बी है 2 एंड 3, सी है थर्ड ओनली एंड डी है सेकंड ओनली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 एंड 2। Indian farmer are diversify their cropping pattern and they are shifting production from cereals to fruit, vegetables etc. ठीक है, और जूट की मांग अभी काफ़ी घट चुकी है क्योंकि जूट से सस्ते और बहुत चीज़ें आ चुकी है। जैसे अभी कौन जूट के बैग में सब्जियां लाता है, अभी तो पॉलीथीन मिलते हैं ना बाज़ार में, तो इसीलिए उसका जूट का इतनी मांग नहीं है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर थर्ड गलत है। Question number 55. According to the information given above, there has been reduction in the net sown area under cereals and pulses. Identify the reason. Lack of market to sell cereals and pulses. Option number B है earn more income from non-agriculture sector. Option number D है need of huge labor in cultivation cereals and pulses. And option number D है availability of more profit from commercial crop। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट कम फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए सेरेल्स और पल्सेस की मतलब काफ़ी रिडक्शन हो गया है उसकी पैदावार में। क्वेश्चन नंबर 56, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which once showed a dramatic result are now being held responsible for degrading the soil। ठीक है, infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements। Option A, these inputs have shown increased output and productivity। Option B, these are integral to the process of reducing agrarian losses। Option C, these inputs can cut the amount of harvestable produce। Option number D, these are leading cause of mortality and health problem। क्या होगा इसका राइट आंसर 56 का? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, these inputs have shown increased output and productivity इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, there are states in India which are using fertilizer, pesticides and insecticide at extensive level to increase their agriculture production। Identify the states which are at prominent level from the following option।
बिल्कुल, जहाँ पे अधिक पैदावार होती होगी। कौन से हैं इनमें से? हरियाणा एंड पंजाब। राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, हरियाणा एंड पंजाब। क्वेश्चन नंबर 58 है, फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड इट्स की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। हु इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू द context. Option A, to improve the land use pattern. B, to use intensive farming techniques. C, to improve the fertility of soil. Option number D, to fetch more income and high earnings. बिल्कुल, टू ऑप्शन नंबर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टू फैच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। ठीक है, राइट आंसर है टू फैच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमें क्या करना है, मैप में से जो दो चीज़ें हमें दिखा रखी हैं, एक ए और एक बी पॉइंट दिखा रहे हैं, हमें इनका नाम बताना है भी इस स्थान पे कौन सी चीज़ है। तो पहला पॉइंट ए आपको दिखा रखा है कहाँ पे, पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर कौन सा बांध पूछ रखा है हमें। ठीक है, ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में बांध, ठीक है, डैम्स दे रखे हैं। तो पंजाब में कौन सा बांध है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ भाखड़ा नंगल बांध है ना, भाखड़ा नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला जो ए पॉइंट का आंसर है वो होगा भाखड़ा नंगल है। ठीक है, और 60वें क्वेश्चन में बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये चिकन नेक बनती है, जो ये गलियारा है इसको चिकन नेक बोलते हैं, असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, असम, तो असम में, हाँ बिल्कुल, स्टेट बताना हमें, ये स्टेट है असम। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60th का ए पार्ट, ठीक है, ये भी विजुअली हैंडीकैप्ड वालों के लिए थे, लेकिन मैंने इनके भी आंसर आपको दे दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में है टेहरी डैम, टेहरी। क्वेश्चन नंबर 60B है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बाजरा। तो सीरियल क्रॉप सबसे मुख्य है ऑप्शन नंबर ए राइस। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। ये तो सैम्पल पेपर का आपको सॉल्यूशन देना था, इसीलिए बीच में क्लास लानी पड़ी। बाकी मिलते हैं हमारे 700 क्वेश्चन सीरीज वाली क्लासेस में। तब तक के लिए सभी बच्चे हंसते रहना, पढ़ते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।